देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पृष्ठ रसायन। शुरुआत के 4 चैप्टर हम जो है पढ़ चुके हैं, अब पृष्ठ रसायन हमें पढ़ना है। पृष्ठ रसायन क्या होता है वास्तव में? तो पृष्ठ रसायन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पृष्ठ का मतलब होता है सतह, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, और रसायन का मतलब होता है रासायनिक क्रियाओं से संबंधित, है ना। तो जैसे अगर हम बच्चों देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम 2 यहाँ टर्म पढ़ेंगे, एक होता है अधिशोषण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एक होता है अवशोषण। क्या होता है बच्चों? अवशोषण, ठीक, अवशोषण। एक होता है अधिशोषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हमें अंतर देखना है, ये समझना है ये क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो है अगर उसके ऊपर तुम कोई चीज डाल दो तो वह चीज उसको पूर्णतः सोख ले, अपने अंदर समाहित कर ले, है ना। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। जैसे कि आपका स्पंज होता है, स्पंज जानते हो ना, सोखता जैसे बोलते हैं। तो स्पंज को जब तुम पानी में डाल देते हो तो क्या होता है? पानी को पूरा अपने अंदर तक सोख लेता है। मान लो अगर एक लोटा है जिसमें आधा लीटर से कम पानी है, बड़ा सा स्पंज उसमें डाल दो, अगर उसको तुम निकालोगे तो पानी बिल्कुल बचेगा नहीं, सारा पानी उस स्पंज ने खींच लिया, सोख लिया है। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी अवयव को अपने अंदर समाहित कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। कहाँ कर लेना? अंदर। और जो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा स्पंज है, देखो बच्चों मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एक बड़ा सा स्पंज है, ठीक। और इस स्पंज को अगर इस स्पंज में तुम इस स्पंज को अगर पानी में डुबो दिए हो, अब पानी में अगर इसको डुबोगे तो स्पंज में छोटे 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 बारीक छिद्र रहते हैं कि नहीं? ऐसे रहते हैं, बताओ बच्चों। तो जो तुम्हारा पानी होता है इन्हीं बारीक छिद्रों के द्वारा इस स्पंज के अंदर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? अब बिल्कुल ये क्या करेगा? इसको अंदर समाहित कर लेगा अपना। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इसी जब ये जो तुम्हारा स्पंज है, स्पंज का पूरा अंदर जब पानी चला गया है तो इसे कहते हैं स्थूल। क्या कहते हैं बच्चों? स्थूल। किसको कहते हैं? अंग्रेजी में बल्क, ठीक है। स्थूल अंग्रेजी में बल्क मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है। स्थूल का मतलब होता है अपने अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर समाहित करना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? जैसे तुम्हारा मान लो ये कोई स्पंज है, हाँ कोई भी स्पंज ले लो, ठीक है। तो स्पंज के अंदर अगर कोई चीज चली जा रही है तो अंदर जो अंदर पूरा समाहित हो रहा है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? स्थूल, ठीक। और जब जैसे अब मान लो तुम्हारे पास स्पंज के बाहर अगर कोई चीज चिपक जाए, बात समझ पा रहे हो नहीं? मतलब ऊपर उसके पृष्ठ में चिपक जाए, तो अगर उसके पृष्ठ में चिपकेगी तो वो फिर स्थूल अवस्था नहीं होगी। वो क्या होगा? उसका सरफेस, सतह होगी। वो क्या होगी? जैसे ये ऊपर वाली देख रहे हो ना, ये ऊपर वाली, ये तो ये क्या है? इसकी सतह। अब इसके अंदर अगर कोई चीज चली गई तो वो क्या होगी? स्थूल की अवस्था में चली गई है। समझ पा रहे हो? स्थूल का मतलब होता है अंदर तक, बल्क, ठीक है। और ये क्या है? ऊपर वाली चीज ये सतह है। ये क्या है बच्चों? सतह, ठीक। अब देखो जैसे तुम्हारा कोई, मान लेते हैं कि वो जो तुम्हारा स्पंज था, उस स्पंज को जैसे ही तुम पानी में डालोगे तो पानी में डालने में सारा पानी उसके अंदर अवशोषित हो जाता है, उसके स्थूल में चला जाता है, चला जाता है कि नहीं? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। और अगर उसी स्पंज को, इसी सूखे स्पंज को तुम ले आओ और उससे बोर्ड साफ करो तो तुम्हारा बोर्ड की जो इंक है वो कहाँ पे रह जाएगी? सतह पे रह जाएगी ना। तो उसके सतह पे आकर के चिपक जाएगी। जब सतह पे चिपक जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधि मतलब होता है सतह, अधि का मतलब होता है सतह या ऊपर से या सतह, ठीक है बच्चों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मतलब अगर कोई अवयव किसी पृष्ठ के ऊपरी सतह पर आकर के लग जाता है, चिपक जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अधिशोषण। और अगर उसके स्थूल में चला जाता है तो अवशोषण। बात समझ पाए? क्लियर? अच्छा, जैसे होता क्या बच्चों, मान लेते हैं जो एक वो होती है ना चौक जानते हो ना, चौक जिससे पहले बोर्ड में लिखा जाता था, तो लंबी सी खड़िया जो चौक होती है, उस चौक को अगर तुम इंक स्याही में कभी डुबो, अगर तुम कभी उस चौक को, मान लो ये तुम्हारी चौक है बच्चों, ये तुम्हारी चौक है, अगर इस चौक को तुम अगर स्याही में डुबोगे, ठीक, इस चौक को अगर तुम स्याही में डुबोगे बच्चों तो होगा क्या? ये चौक जो है पूरी तुम्हें रंगीन मिलेगी कि नहीं? मान लो नीले स्याही में इसको डुबो दिया तो तुम्हारी चौक जो है ये पूरी रंगीन हो जाएगी, नीली। कैसी हो जाएगी? नीली। ये चौक जो है पूरी रंगीन नीली हो जाएगी। बात समझना। और चौक कैसी हो जाएगी? रंगीन के साथ साथ ये कैसी हो जाएगी? गीली भी तो हो जाएगी। ये पूरी चौक जो है नीली हो जाएगी इसके चारों तरफ, यानी कैसी हो जाएगी? ये नीली भी हो रही है और गीली भी हो रही है, ठीक। तो गीली किसके कारण हो रही है? क्योंकि जल के कारण। तो तुम्हारा जो जल होगा, बात समझना बच्चों, जल जो होगा वो चौक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, अंदर तक,
यानी जल जो है वो चौक के स्थूल में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात जल जो तुम्हारा है बच्चों वो कौन सी प्रक्रिया कर रहा है, अवशोषण की। कौन कर रहा है, अवशोषण। जबकि तुम्हारी जो नीली इंक है वो केवल तुम्हारी पृष्ठ की सतह पर ही बनी रहेगी। कहाँ पे बनेगी, रहेगी सतह। अगर तुम इस चौक को ऐसे तोड़ को देखोगे, ऐसे तोड़ोगे ना, तो अंदर देखोगे तो अंदर बिल्कुल सफेदे रहेगी, बस ऊपर ऊपर केवल ये नीले कलर का होगा। यानी जो तुम्हारा इंक है, इंक का क्या हो रहा है, अधिशोषण। यानी इंक तुम्हारी केवल पृष्ठ पे चिपक गई है, अब पानी अंदर प्रवेश कर गया है। पानी का अवशोषण हो रहा है और इंक का अधिशोषण हो रहा है। बात समझ पाए, क्लियर। तो अधिशोषण का मतलब समझ गए होगे, अवशोषण का मतलब भी समझ गए होगे। इसके अलावा एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। हाँ, ये देखो डस्टर जो है हमारा, इसमें देखोगे तो इंक का क्या हो रहा है, इंक का अधिशोषण हो रहा है। ये सारी इंक जो है ऊपर पृष्ठ में आकर के चिपकी है, जबकि अगर अंदर से इसको तुम खोल के देखोगे तो अंदर तुम्हारा पूरा बिल्कुल कैसा है, इंक नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं। पानी में अगर इसको तुम डुबो दोगे आके तो तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण। क्या हो जाएगा, अवशोषण। तो बिल्कुल समझ जाओ, अवशोषण का मतलब होता है सोखना किसी चीज को। यानी कोई भी चीज है उस सतह के अगर अंदर तक प्रवेश कर जाए, उसके स्थूल में प्रवेश कर जाए तो वो क्या होता है, अवशोषण। और केवल अगर बाहरी सतह में बना रहे तो वो क्या होता है, अधिशोषण। बात समझ पाए, क्लियर, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब एक चीज और देखो बच्चों, एक चीज और समझो। जैसे यहाँ पे देखो क्या बच्चों, यहाँ तुम्हारा ये स्पंज था, तो स्पंज में तुम्हारा अगर पानी अंदर तक चला गया है, पानी अगर अंदर तक चला गया है, ठीक। ये एक चीज, ये पहले समझो। अगर हम ये मान लेते हैं ये चौक है, चौक में तुम्हारा देख लो ये इंक जो है, इंक केवल ऊपर रह रही ना। इंक इंक का क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। तो इंक तुम्हारी केवल पृष्ठ पे लगी है ना, तो तुम्हारा जो पृष्ठ पे लगा रहता है, जो पृष्ठ पे चिपका रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अधिशोष। क्या बोलते हैं बच्चों उसे, अधिशोष। क्या बोलते हैं, अधिशोष से। और इंक को चिपकाया कौन है अपने ऊपर, चौक। तो चौक तुम्हारा क्या है, अधिशोषक। क्या है बच्चों, अधिशोषक। बात नहीं समझ पा रहे हो। जैसे अगर मिट्टी जो है, मिट्टी उड़ करके आए और इस बोर्ड में चिपक जाए आकर के, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बोर्ड के ये अंदर थोड़ा घुस जाएगी, बोर्ड के सतह पर चिपकेगी। मिट्टी तो कहीं चिपक सकती, कहीं भी, ये नहीं देखती कि नहीं यहाँ बोर्ड है भाई यहाँ ना चिपकेंगे, उड़ के आएगी तो यहाँ भी चिपकेगी, किसी भी चीज पे चिपक सकती है ना। तो अगर मिट्टी आएगी तो इसकी सतह पे चिपकेगी ना, तो जब सतह पे चिपकेगी तो जिस पे चिपक रही है उसे क्या कहेंगे, अधिशोषक। क्या कहेंगे, अधिशोषक। और जो चिपक रही, क्या चिपक रही, मिट्टी, उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोष, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये घटना जो हो रही है इसे क्या कहेंगे, अधिशोषण। क्लियर, समझ में आया, ठीक। तो इतना समझने के बाद यहाँ पे जैसे आप अगर देख लो, तो यहाँ पे देख रहे हो स्पंज के ऊपर ये मिट्टी चिपकी है ना, तो ये मिट्टी तुम्हारी क्या, अधिशोष। स्पंज क्या है तुम्हारा, अधिशोषक। क्या है, ये घटना क्या हो रही है, अधिशोषण। बात समझ पाए कि नहीं। अब हम ये देखेंगे अधिशोषण, ठीक है, तथा अवशोषण में अंतर क्या होता है। क्लियर, समझ पा रहे हो, ठीक। तो देखते हैं बच्चों। हाँ, इनके अंतर देखने से पहले हमें एक और घटना होती है बच्चों, वो होती है विशोषण। विशोषण उसको भी जान लेते हैं। विशोषण क्या होता है, विशोषण, ठीक। तो विशोषण क्या होता है, तो देखो बच्चों, अगर इस बोर्ड पे मिट्टी चिपक जाए, आकर के चिपक गई, इसकी सतह पे चिपक गई, तो कौन सी घटना हो रही है, अधिशोषण। और उसी मिट्टी को तुम ऐसे झाड़ दो, साफ कर दो, फटाफ, तो ये विशोषण हो गया। नहीं समझ पा रहे हो। यानी किसी पृष्ठ की सतह से अधिशोष को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। नहीं समझ पाए। जैसे देखो बच्चों, ये तुम्हारा डस्टर है, इस डस्टर में ये इंक चिपकी है ना, तो किस घटना के द्वारा चिपकी है, अधिशोषण के द्वारा। और चपका जो इंक चिपकी है इसको हम क्या कहेंगे, अधिशोष से। अब इस अधिशोष को तुम हटाओ, इसे हटा के निकाल दो, फटाफट निकाल दो। पृष्ठ पहला एकदम हो गया, तब निकाल दोगे तो ये जो घटना तुम कर रहे हो, ये जो प्रक्रिया कर रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, विशोषण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्या कहोगे, या ऐसे कह सकते हो, विशोषण जो घटना होती है वो अधिशोषण की विपरीत होती है। कैसी होती है, विपरीत। अधिशोषण में क्या होता है, मिट्टी आकर के चिपकती है पृष्ठ पे, और विशोषण में क्या करते हो, उसको तुम हटा दो, झाड़ दो। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्या हो गया, विशोषण। विशोषण का मतलब होता है किसी पृष्ठ से अधिशोष को हटाना, और ये विपरीत प्रक्रिया होती है किसकी, अधिशोषण की। बात समझ पाए बच्चों की नहीं। लिख लोगे ना इनकी डेफिनेशन, लिख लो जल्दी से। तो देख लो थे बच्चों उसमें अधिशोषण अवशोषण में अंतर लिखा हुआ है, ठीक है। अधिशोषण का मतलब ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है,
अरे भाई पृष्ठ पे होगी तो ये अधिशोषण होगा। और ये स्थूल यानी अंदर होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा इसमें देखेंगे, इसके पृष्ठ पर जो अवयव आता है उसे अधिशोष कहते हैं। अभी आपको समझाया, अगर पृष्ठ पे जो अवयव चिपकता है उसको क्या कहेंगे बच्चों? अधिशोष कहेंगे। और इसके स्थूल में जो अवयव प्रवेश कर जाता है, जैसे स्पंज में पानी प्रवेश कर रहा था तो वहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे? अवशोष कहेंगे। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, जिस वस्तु पर अधिशोषण की घटना होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। वैसे बोर्ड है, बोर्ड पर अधिशोषण अगर हो रहा है, मिट्टी चिपक रही है तो बोर्ड तुम्हारा क्या है? अधिशोषक। और जबकि तुम्हारा स्पंज में जब पानी अंदर प्रवेश कर रहा था तो तुम्हारा स्पंज क्या था? अवशोषक। क्या है बच्चों? अवशोषक। यहाँ पे लिखा हो, जिस वस्तु पर अवशोषण की घटना होती है उसे हम अवशोषक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो लिखा, स्पंज के सतह पर मिट्टी चिपकना। अगर स्पंज की सतह पर मिट्टी चिपक रही है तो कौन सी घटना हुई? अवशोषण। ठीक, स्पंज तुम्हारा क्या हुआ? सॉरी, स्पंज की सतह पर मिट्टी चिपक रही है तो अधिशोषण। स्पंज तुम्हारा क्या हुआ? अधिशोषक। स्पंज अधिशोषक, मिट्टी क्या हुई? अधिशोष से। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखेंगे, जंग लगना, तो जंग तुम्हारी जो है कहाँ पे लगती है? धातु की सतह के ऊपर लगती है ना जंग, अंदर तो लगती नहीं है, तो ऊपर लगती है। तो तुम्हारी किस पे लग रही है जंग? सतह पे लग रही है। तो घटना कौन सी हुई? अधिशोषण। घटना अधिशोषण। किस पे लग रही है? धातु पे। तो धातु क्या हुई? अधिशोषक। और क्या लग रहा है? जंग। तो जंग क्या हुई? अधिशोष। ठीक, इसी तरीके से स्पंज के अंदर पानी प्रवेश करना, ये किसका उदाहरण है? अवशोषण का। एक आपको यहाँ पे याद रखना, विशोषण। विशोषण क्या होता है? तो विशोषण अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया है। क्या है? अधिशोषण की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम विशोषण कहते हैं। इसके अलावा एक शोषण होता है। तो शोषण में क्या होता है बच्चों? शोषण में क्या होता है? अधिशोषण और अविशोषण दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने दिया चौक वाला, तो चौक को जब तुम इंक में डुबोते हो तो पानी अंदर चला जाता है, स्थूल में चला जाता है। तो जो पानी अंदर जाता है तो वो कौन सी घटना हुई? अवशोषण। और इंक तुम्हारी केवल सतह पर चिपक जाती है तो वो कौन सी घटना हुई? अधिशोषण। तो शोषण क्या होता है? जिस प्रक्रिया में अधिशोषण अवशोषण दोनों हो रहे हों उसे हम शोषण कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ पाए? अब देखो बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अधिशोषण। अधिशोषण ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होता है? तो पहला एक होता है रासायनिक, है ना, अधिशोषण, और एक दूसरा होता है भौतिक अधिशोषण, है ना। तो रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण क्या है, तो इनको हम समझेंगे। इनमें अंतर क्या होता है, पेपर में ये भी पूछा जाता है, इनको हम जानेंगे। ठीक, देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब इधर हम उनके गुण पढ़ेंगे। ठीक, और इधर उनका हम क्या करेंगे, इस तरफ हम इस चार्ट वाइज उसको याद करेंगे। ठीक, तो भौतिक अधिशोषण बच्चों क्या होते हैं? ऐसे अधिशोषण, जैसे अभी आपको हमने बताया, मिट्टी आकर के अगर बोर्ड में चिपक जाती है तो तुम पुनः उस मिट्टी को हटा दोगे ना, हटा दोगे आसानी से। अब बोर्ड तुम्हारा बिल्कुल फिर वैसा पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जंग अगर एक बार लग जाती है तो तुम जंग उसको हटा तो सकते हो, लेकिन क्या पहले जैसा वो लोहा वो हो जाएगा? वैसा ही नहीं होगा। तो बात समझो बच्चों, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ऐसा अधिशोषण जिसको हटाने पर वो पुनः वैसा ही हो जाए। ठीक, वो कैसा होगा? भौतिक अधिशोषण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और ऐसा अधिशोषण जिसको ऊपरी पृष्ठ से हटाने पर वो पुनः पहली जैसी अवस्था में ना आ पाए, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखेंगे। देखो इधर पहला अंतर, बल। यानी भौतिक अधिशोषण में, जैसे भौतिक अधिशोषण, जैसे आप मिट्टी देखो बच्चों, मिट्टी इस पे आकर के बोर्ड में चिपक जाती है ना, और लेकिन अपने आप हटती क्या? नहीं, उसको तुम हटाओगे तो बड़ी आसानी से हट जाती कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, ये मान लो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये मिट्टी चिपक गई आकर के, तो बिल्कुल आसानी से तो नहीं हटेगी, लेकिन तुम ऐसे हाथ मारोगे तो हट जाएगी ना। तो इसका मतलब, लेकिन इसके मिट्टी बोर्ड के बीच और मिट्टी के अणुओं के बीच कोई बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं बच्चों वांडर वाल बल। क्या कहते हैं? वांडर वाल बल। और ये बल बहुत ही कमजोर होता है, इतना कमजोर कि हाथ मारो तो सड़ जाएगा। ठीक, हाथ में तभी तो मिट्टी जड़ जाती है। तो मिट्टी और बोर्ड के बीच बल लग रहा है, उस बल को हम क्या कहते हैं? वांडर वाल बल। और ये वांडर वाल बल बहुत ही कमजोर होता है, इसी कारण हाथ से मारने पर या किसी भी चीज से झाड़ने पर मिट्टी झड़ जाती है। ठीक, तो भौतिक अधिशोषण में बच्चों कौन सा बल लगता है? वांडर वाल बल। और रासायनिक अधिशोषण में कौन बल लगता है? रासायनिक बल। और रासायनिक बल कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, रासायनिक बल कई प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है, ध्रुवीय बंध, ये सब बहुत सारे बंध होते हैं। ठीक है, और ये सब बल कैसे होते हैं? ताकतवर होते हैं, प्रबल होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? प्रबल। जैसे देखो इधर बच्चों, जैसे तुम्हारा ये लोहा है, लोहा, ठीक है, तो लोहे के ऊपर जब जंग लगती है बच्चों, तो इस लोहे के ऊपर जैसे ऑक्सीजन आता है, देखो बच्चों,
ऑक्सीजन O2 आती है, O2 आती है ना, तो क्या होता है O2 आने से इसके ऊपर की जिसकी लोहे की ऊपर वाली परत होती है ये काली हो रही पड़ लगती है, यही तो जंग लगती है। तो O2 जब आती है तो तुम्हारा लोहा Fe2O3 ये बना लेता है, क्या बना लेता है बच्चों, Fe2O3 बना लेता है, और ये तुम्हारा जंग का सूत्र होता है XH2O, Fe2O3 और XH2O, यानी जंग का ही सूत्र होता है। तो देख रहे हो ना इनके बीच बल लग रहा है कि नहीं, Fe2O3 के बीच। तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से जंग के बीच जो बल लगेगा यहाँ पे, इसमें किसके किसके बीच, यहाँ पे लोहे के बीच और जंग के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है उसको हम रासायनिक बल कहते हैं। और रासायनिक बल कैसा होता है, मजबूत होता है। ठीक, आगे दूसरा प्रकृति देखेंगे तो भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट नहीं होती है। अच्छा, विशिष्ट का मतलब समझो, जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कहीं भी हो सकता है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे जैसे समझो मिट्टी तुम्हारी आएगी और चिपक जाएगी बोर्ड पर, ठीक, तुम खड़े तो तुम्हारे ऊपर भी चिपक जाएगी, वो ये नहीं देखेगी नहीं तुम खड़े इनको हट के इधर चिपकेंगे, हम केवल बोर्ड पे चिपकेंगे। मिट्टी आ गई तो वो आकर के कहीं भी चिपक जाएगी, कोई भी चीज़ आई सब पे चिपक जाएगी, यानी इसमें कोई विशिष्ट चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जंग तो एक विशिष्ट चीज़ पे ही लगेगी। क्या जंग प्लास्टिक पे लग जाएगी क्या, नहीं, जंग केवल धातु ही पे ही लगती है, यानी इसलिए ये विशिष्ट होता है। और ये रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, यानी विशेष चीज़ों पे ही लगेगा, और ये विशिष्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद ये उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी का मतलब होता है उल्टा। जैसे जैसे यहाँ पे धूल आके चिपक गई और तुम उसको हटा दो, फटाक से हट गई ना, तो ये उत्क्रमणी होता है। तो तुमने विशोषण कर दिया, धूल हटा दिया। लेकिन जंग अगर एक बार आकर के लग गई तो तुम क्या ऐसे झाड़ दोगे, हट जाएगी क्या, नहीं हटेगी। तो इसलिए ये विशोषण जो आपका जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणी। कैसा होता है, अनुत्क्रमणी, मतलब पुनः तुम वैसी ही धातु नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक, समझ पाए। अगला पॉइंट, गैस की प्रकृति पर निर्भरता। तो गैस की प्रकृति पर निर्भरता देखो, फिर समझना, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कह दो कैसे, तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, केवल कोई चीज आई और उसके पृष्ठ में आकर के चिपक गई। तो अगर देखो, अगर तुम्हारी भारी गैस है तो चिपक जाएगी आसानी से। अगर भारी गैस है तो आकर के इस बोर्ड पे बैठ जाएगी। भाई समझ लो, ये मान लो ये कुछ है हमारा तल, अब भारी गैस है तो आकर के इस पे बैठ गई, तो निर्भर है इसकी प्रकृति पर। भाई कैसी गैस है, भारी है कि हल्की। और इसके ये मतलब नहीं कि गैस कैसी है, भारी हल्की का है, कोई भी हो, सबसे मिलकर क्रिया कर लेगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये नहीं करता। आगे देखो, एंथैल्पी। इसकी एंथैल्पी बहुत कम होती है, यानी इसको जब तुम कराओगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो इधर, इसकी एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हें बोर्ड से, एंथैल्पी का मतलब अभी आप ही समझो, अगर तुम्हें बोर्ड से तुम्हें क्या हटाना बच्चों, अधिशोष धूल हटानी है तो तुम्हें ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे हटाओ, बंद टूट गया तुरंत हट गया। अब वही तुम्हें जंग अगर हटानी है किसी उससे तो ऐसे हट जाएगा क्या, काफ़ी ऊर्जा घिसना पड़ेगा बहुत देर तक। तो अभी तुम ये समझ लो कि इसीलिए तुम ऐसे समझ लो ऊर्जा से कि इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती। क्यों, क्योंकि ऐसे आसानी से हटेगा नहीं, बहुत तेज़ी से पकड़े रहते हैं, तो इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती। किसकी, रासायनिक अधिशोषण की। और इसकी कैसी होती है, इसकी भौतिक अधिशोषण की कम होती है। आगे इसका ताप देखो, अब भौतिक अधिशोषण अगर तुम्हें कराना है तो निम्न ताप पर ये बढ़िया से हो जाएगा। तो समझ लो, अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ये मान लो सतह है, इस सतह पे तुम्हें गैस के अणु चिपकाने हैं, तो इस ताप को ठंडा रखो तभी तो गैस के अणु चिपक जाएंगे। अगर इसको पृष्ठ को तुम गर्म कर दे रहे हो तो गैस के अणु जैसे आए कि नहीं तुरंत देखेंगे, भागेंगे, अरे ऊपर भागो, यहाँ तो गर्मी है, हटो। तो मतलब क्या है कि अगर तुम्हें भौतिक अधिशोषण कराना है तो निम्न ताप पर ये सहायक होता है, यानी ताप तुम्हें कैसा रखना पड़ेगा, निम्न, यानी तुम्हें पृष्ठ कैसा रखना पड़ेगा, ठंडा। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है, जब ताप निम्न होता है तो भौतिक अधिशोषण की घटना बढ़ती है, और जबकि ये उच्च ताप में सहायक होता है। ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये उच्च ताप पर होता है। ठीक, आगे संकीर्ण ऊर्जा। तो इसमें संकीर्ण ऊर्जा की जैसे कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्रिया कहाँ करता है भाई, बात समझना, क्रिया कहाँ होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में। यहाँ के कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है क्या, तो इसमें सक्रिय संकीर्ण ऊर्जा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे देखो कभी कभी आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जंग जब बन रही है तो तुम्हारा ये बन रहा है ना लोहे का सूत्र, तो इसमें क्या है, संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहले मध्यवर्ती बनेगा फिर जाके तुम्हारा उत्पाद बनेगा। अच्छा, आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो बिल्कुल निर्भर करता है, ये भी निर्भर करता है। अरे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा तो अधिशोषण होगा।
देखो ये बोर्ड तुम्हारा अगर इतना बड़ा रहता तो मिट्टी केवल इतने में चिपकती। अब बोर्ड बहुत बड़ा है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा में चिपकेगी। तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो। समझ में आया कि नहीं? तो एक एक पॉइंट करके आप फिर से रिवाइज कर लो इनको और जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। पेपर में आएगा तो आपको इतना इसको इसमें लिखना है बल, इसमें वांडरवाल बल होता है, इसमें लिखोगे, इसमें रासायनिक बल होता है, ताकि आपकी कॉपी जो है बढ़िया से भर जाए। ठीक है, समझ में? नोट कर लो।